नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई एजुटेनर पर। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था आपको कि पुरातात्विक स्रोत हम आपको बता दिया था। भारतीय इतिहास जानने के साधन या स्रोत में जो पुरातात्विक स्रोत था दोस्तों, वो हमने आपको बता दिया था। अब हम आपको साहित्यिक स्रोत में बताएंगे कि भारत के इतिहास को जानने के लिए साहित्य हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे या हम जानकारी प्राप्त करेंगे या अध्ययन करेंगे। अच्छा दोस्तों, देखिए साहित्यिक स्रोत में होता है, साहित्य मतलब क्या होता है? कोई ग्रंथ होगा, कोई किताब होगा, कुछ लिखा होगा, वही साहित्य है। अब साहित्य में जो है दो प्रकार के साहित्य हैं, धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में हमारे दोस्तों आ जाते हैं बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, वेद और जो है वेद ब्राह्मण, उस सब। तो हम अभी आपको बताने वाले हैं कि धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो बताने वाले। तो धार्मिक ग्रंथ में जो है हम पहला पढ़ते हैं वैदिक ग्रंथ। अब वैदिक ग्रंथ क्या है? वैदिक ग्रंथ जो है, जो वेदों में लिखा गया, जो सारे वेद को मिला करके जो ग्रंथ हैं, वो जो है वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब वैदिक ग्रंथ में भी कई भाग हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमने एरो बना करके यहाँ ले आए हम। यहाँ पर जो है हमने पहला क्या किया? वेद। हम वेद, अब वेद जो है, वेदों को ज्ञान का स्रोत कहा जाता है, वेदों। अब देखिए कि वेद जो हैं, इसमें 4 प्रकार हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं या 4 भाग हैं इसके। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। अब पहला जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों हमें जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में हमें पहले कैसे यज्ञ वगैरह होते थे, अनुष्ठान पूजा पाठ कैसे होता था। फिर सामवेद है, संगीत वाला। सामवेद से ही हमारा संगीत आज जो वर्तमान में हम सुन रहे हैं, उससे हमारा सामवेद उस बना हुआ था, उसी से हम लोग संगीत निकला है, उसी से सब कुछ हुआ है। सामवेद आ गया। यजुर्वेद हो गया दोस्तों। यजुर्वेद में इसमें भी आयुर्वेद आ जाता है। दवा के बारे में हम जानते हैं। आयुर्वेद क्या हो जाता है? आयुर्वेद। और धनुर्वेद, ये सब है यजुर्वेद के अंतर्गत है। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद जो कर्म कांड होते हैं, टोना टोटका, पूजा पढ़ी और जो है वो सब हैं, वो हमारे अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद चौथा वेद है, लास्ट वेद है। तो इस प्रकार दोस्तों 4 वेद हमारा हो गया। उसके बाद में कौन सा ग्रंथ आता है? उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आता है। ब्राह्मण ग्रंथ भी जो है इतिहास के साहित्यिक स्रोत जानने वाले में, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत वैदिक ग्रंथ में वेदों से ही संकलन किया गया है। वेदों से ही ब्राह्मण ग्रंथ का भी निर्माण हुआ है। अब हमारा आ जाता है दोस्तों तीसरा जो है पुराण है। पुराण हो है 18 पुराण हैं। पुराण से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तत्कालीन शुंग वंश, पुष्यमित्र और उसके बाद में मौर्य वंश, शक, हूण, कुषाण, इस सब के बारे में हमें जानकारी पुराणों से भी मिलती है। पुराण में भी दोस्तों कई भाग हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण और अन्य कई पुराण हैं, गरुड़ पुराण जैसे। तो 18 पुराण तो हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है, वो 5 पुराण हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको बताया पुराण। अब उसके बाद में आता है स्मृति साहित्य, यानी जो स्मृति यानी कि याद करके लिखा गया है, वही स्मृति साहित्य है दोस्तों। तो स्मृति साहित्य, मनुस्मृति आ गया, ऐसे ही स्मृति साहित्य है हमारा है। उसके बारे में भी हमें, उससे भी जो है हमें इतिहास के बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी मिलती है, कुछ कुछ मिलती है। और उसके बाद में महाकाव्य। महाकाव्य आप जानते हैं 2 महाकाव्य हैं, रामायण महाकाव्य और महाभारत महाकाव्य। रामायण और महाभारत। क्या हुआ दोस्तों? रामायण और महाभारत महाकाव्य। अब रामायण में हमें प्रभु श्री राम के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने कैसे लंका को विजय किया, कैसे उनकी पूरा लीला हुई, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। महाभारत में, महाभारत तो सबसे बड़ा महाकाव्य है ही है। युद्ध के बारे में, युद्ध कला के बारे में हमें यहाँ से भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। उसके बाद दोस्तों आता है उपनिषद।
यानी गुरु के उप मतलब निकट, ठीक है, निषद मतलब ज्ञान, तो गुरु के निकट जो बैठकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद हो गए। अब एक दोस्तों आता है इसी में आता है आरण्यक, जो वन में ज्ञान प्राप्त होता है उसे आरण्यक कहते हैं। अब ये हमारा हो गया दोस्तों। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो जैन ग्रंथ। अब वैदिक ग्रंथ में हमारा तो हो गया, इसके बाद इसी से ही जो है तत्कालीन वैदिक ग्रंथ आर्य सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में और जो है राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। और इसी से ही हमें, वैदिक ग्रंथ से ही हमें पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो आर्य और अनार्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बाद में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है हमारा जैन ग्रंथ। जैन और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो जो है इन्हीं से प्रेरणा लेकर इसी में यही जो ग्रंथ है वैदिक ग्रंथ, ये बहुत पुराना था, इसी में जो यही समाज में लागू था दोस्तों। तो इसी में उन्होंने सोचा कि वैदिक ग्रंथ नहीं सही है या उन्होंने इसको नकारा, तो उन्होंने अपना एक अलग धर्म बनाया, जैसे कि जैन धर्म। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था, तो उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर हुए। अब देखिए उसमें क्या क्या आता है इतिहास जानने के स्रोत में, वो भी तो महत्वपूर्ण है। पहला क्या आता है, कथा कोश, यानी कथा मतलब कहानी जो है उसी का संग्रह जो हो जाता है। दूसरा परिशिष्ट पर्वन, ये भी एक ग्रंथ है। भद्रबाहु चरित, ये भी एक ग्रंथ है। आवश्यक सूत्र, ये भी एक ग्रंथ है। आचारांग सूत्र, ये भी एक ग्रंथ है दोस्तों। भगवती सूत्र, पुण्यासुराव, तो ये जो हैं जैन ग्रंथ हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी बौद्ध ग्रंथ के साथ ही, यानी इनका भी बौद्ध ग्रंथ के जैसा ही महत्व है हमारे देश के इतिहास को जानने के लिए। जैसे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे से मिलती है। उसके बाद में दोस्तों हमारा आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में भी जैसे यहाँ पर महावीर स्वामी ने इसका स्थापना किया 540 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, उसी के जैसा महात्मा महामना या गौतम बुद्ध जी ने इसकी स्थापना की, बौद्ध धर्म की स्थापना की। या बौद्ध ग्रंथ जो है उसी में आते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किया उन्होंने, और उन्होंने भी वेदों में विश्वास नहीं किया, वेदों को नकारा और अपना एक अलग धर्म चला दिया, उसे ही बौद्ध धर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो भी जो है बौद्ध ग्रंथ भी है हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और तत्कालीन राजवंशों के बारे में भी हमें बहुत अच्छे ढंग से जानकारी देते हैं। तो हम देखेंगे बौद्ध साहित्य में क्या क्या आता है। बौद्ध साहित्य जो है वो क्या है, पाली और संस्कृत भाषाओं में मिलता है। ये हम आपको भूल गए थे। ये जैन ग्रंथ जो है आगम कहलाते हैं। उसके बाद में हम क्या बताने हैं कि बौद्ध साहित्य जो है पाली और संस्कृत भाषाओं में मिलता है। पाली भाषा जो है उस समय की पुरानी भाषा थी, और ये जो जैन ग्रंथ है ये प्राकृत भाषाओं में मिलता है, और इसकी भाषा तो संस्कृत ही है वैदिक ग्रंथ की। अब जो है, और उसके बाद में इसमें क्या क्या ग्रंथ आते हैं, तो इसमें आता है बाबू दोस्तों त्रिपिटक, यानी 3 पिटक। पिटारा जो होता है, यानी जानने का कोई भी कहते नहीं है कि पिटारा है, ज्ञान का पिटारा इनके पास है, तो वही पिटारा। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक, तो ये तीनों जो हैं वो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, तत्कालीन इतिहास के बारे में जानने के लिए, राजवंशों के बारे में जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। दूसरा हमारा आ जाता है जातक कथाएं। ये कथाएं जो हैं 547 और 549 के करीब मानी जाती हैं। अब तीसरा है महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, बुद्धचरित। अब ये सब ग्रंथ भी हैं जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। अब क्या है, हमने धार्मिक ग्रंथ तो पढ़ लिया, इतिहास के बारे में ये जानकारी देते हैं। उसके बाद में जो है धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ। धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो है धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक मामलों से न दूर हटकर अलग चीज़ों पे ध्यान दें। पहला है लौकिक आ जाता है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाता है, यानी ग्रंथ मतलब किताब, पुस्तक, और फिर तीसरा चौथा काव्य, नाटक, शास्त्र, कोश,
व्याकरण। अब देखिए जो शास्त्र लिखा हुआ है इसमें भी अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य चरित, कौटिल्य रचित, कौटिल्य आचार्य कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीतिक ग्रंथ था और 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। इसमें जो है देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं इसके बारे में बताया गया है। युद्ध कला के बारे में बताया गया है, राजा के बारे में बताया गया है, राजा का गुण कैसा है, कैसा होना चाहिए, एक राजा बनने के लिए एक व्यक्ति में गुण कैसा होना चाहिए। अब आचार्य कौटिल्य का जो नाम था वो चाणक्य भी था, इनके पिता का नाम जो था वो चंडी था, इसीलिए इनका नाम चाणक्य था। और ये जो है इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त। ये जो है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य इनके शिष्य थे, उनके ये गुरु थे और क्या थे, और ये प्रधानमंत्री थे, मुख्य सलाहकार थे, इनको सलाह देते थे। और आचार्य चाणक्य जो है तक्षशिला में राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का काम करते थे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। अब उसके बाद में हमारा आ जाता है पढ़िनी की अष्टाध्यायी। पढ़िनी जो हैं, पढ़िनी भी एक लेखक टाइप के थे, लेखक ही थे। उनकी जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसके बारे में भी हमें इतिहास में जानने के। गार्गी संहिता आ गई, उसके बाद में पतंजलि जी का महाभाष्य है, उसके बाद में मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त जी का मुद्रा राक्षस, इसके बारे में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इससे भी बाणभट्ट का हर्षचरित है, हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। और तत्कालीन कश्मीर का इतिहास, इनके कल्हड़ और राज तरंगिणी, इन लोगों के बारे में ये लोग जब बताते हैं कि ऐसे ऐसे था, इनका ग्रंथ पढ़ने से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों हमारा आ गया विदेशी ग्रंथ या यात्रा वृत्तांत या विदेशी यात्रियों लेखकों के द्वारा विवरण। जो विदेशी यात्री यूनानी, तिब्बती, चीनी, मुस्लिम, ये लोग जो है राजाओं के साथ में जब यहाँ आए, युद्ध हो रहा था तो यहाँ आए, यहाँ रुके, यहाँ घूमे टहले, यात्रा किए, खाए पिए, और जो जो देखा कि समाज में यहाँ पर भारत में कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है, उसे जो लिख दिया यात्रा के दौरान, वही यात्रा वृत्तांत होता है। अब दोस्तों पहला हमारा आ जाता है यूनानी यात्रा वृत्तांत। अब यूनानी लेखकों में जैसे हमारे यहाँ सिकंदर आया था, तो युद्ध करने जब आया था तो उसके साथ में उसके पहले भी है यूनानी लेखक यहाँ पर आ गए थे, जो इतिहास लिखते थे, यानी भारत में घूमने के लिए आए थे। और फिर उसके बाद में एक लेखक हैं स्काईलैक्स, जो यूनानी लेखक हैं, और दूसरे लेखक हैं यूनानी लेखक हैं हिकेटियस हैं। तीसरे हैं हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। चौथे हैं टेसियस, और पांचवें हैं मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और हमारा जो दूसरा है विदेशी ग्रंथ या यात्रा वृत्तांत में, वो है चीनी यात्रा वृत्तांत, यानी चीन के जो लेखक आए वो यहाँ पर क्या लिखे, कैसे उन्होंने लिखा, उसके बारे में। तो चीनी यात्रा वृत्तांत में हैं लेखक हैं फायान हैं, सुंगयून हैं, हिवांग च्वांग हैं, वेनसांग हैं और इत्सिंग हैं। ये जो लेखक हैं ये पांचों चीनी लेखक हैं। इन्होंने तत्कालीन जो राजवंश थे उनके बारे में हमें अपने ग्रंथों के द्वारा हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कराते हैं या हमें देते हैं। और तीसरा है हमारा दोस्तों तिब्बती, यानी तिब्बत के जो आए थे लेखक, वो हमारे बारे में यानी भारत के इतिहास के बारे में क्या लिखते हैं। इन्होंने लिखा है, इनका लेखक कयुंगुर तयुंगुर, और लेखक का नाम है लामा तारानाथ। अब चौथा है दोस्तों मुस्लिम जो लेखक हैं उनका क्या है, वो पहले अलबरूनी हैं, दूसरे हैं इलबिलादुरी, तीसरे हैं सुलेमान अल-मसूदी, फरिश्ता, हसन निजामी, निजामुद्दीन। तो दोस्तों ये लोग जो हैं इतिहासकार हैं, ये लेखक हैं। तो तत्कालीन हमारे यहाँ जब आक्रमण हो रहा था तो ये जो है आक्रमण के पहले, आक्रमण के बाद, उसके साथ में जो लेखक आए उन्होंने अपने राजवंश के बारे में जो कुछ लिखा उसके बारे में भी हमें इतिहास के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के साधन के बारे में। अब दोस्तों अगले दिन हम बताएंगे आपको
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता ही है जो भारत के इतिहास में पहला चैप्टर बनती है, या सिंधु घाटी सभ्यता से ही बताया जाता है भारत का इतिहास। उसके पहले जो था वो हमारा पाषाण कालीन इतिहास था। तो हम आद्य इतिहास से चालू करेंगे, यानी जो आद्य ऐतिहासिक काल था, जिसके बारे में लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, उसकी लिपियाँ पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको जो है हमारे पिछले वाले वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो हम आपको अगले दिन इतिहास के बारे में जो बताएंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगले चैप्टर में बताएंगे। ये जो है हमने बताया, अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए करिए, उसके बारे में हमको बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और जो है हमारे वीडियो को प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे ये वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।